बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेंज़िज़ लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीछे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए थे, मोशनल ईएमएफ और फैराडे लॉ। आपने दोनों इक्वेशनों में गौर किया होगा कि दोनों इक्वेशनों में माइनस का साइन आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने कहा था कि माइनस का साइन हम नेक्स्ट चलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है, और लेंज़िज़ लॉ ये है ही डायरेक्शन के मुतल्लिक इंड्यूस करंट की। इंड्यूस का मतलब होता है ऐसा करंट जो विदाउट बैटरी क्रिएट हो रहा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो थोड़ी सी अहम बातें जहन में आपने रखनी है। कौन सी? कि 1834 के अंदर जर्मन फिजिकिस्ट था जिसका पूरा नाम था बच्चे हेनरिच लेंज। हेनरिच लेंज साइंटिस्ट का पूरा नाम है। 1834 के अंदर ये लॉ पेश किया गया। अब ये लॉ ज़्यादातर डील किस चीज़ को करेगा? आपने देखा कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, जिसकी इक्वेशन क्या थी? E = -VBL sin थीटा। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा था फैराडे लॉ, E = -N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। आपने एक चीज़ गौर की कि दोनों इक्वेशनों में ये माइनस का साइन है। नेगेटिव साइन डिस्कस करता है डायरेक्शन को। उधर मैंने ये नेगेटिव साइन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि लेंज़ लॉ डील ही इस चीज़ को कर रहा है। तो मैंने आपको कहा भी था हम लेंज़ लॉ में पढ़ेंगे। तो बच्चे आज असल में इस माइनस साइन को ही हमने डिस्कस करना है। तो नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं आपके सामने, लेंज़िज़ लॉ की डेफिनेशन। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब पता समझ आई कि नहीं? कि जो करंट बैटरी के बगैर पैदा हो रहा हो, सर्किट में बैटरी कहीं ना लगी हो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज such as to oppose the change. The direction of induced current is always such as to oppose the change, कि वो हमेशा उस चेंज की मुखालफत करे which causes the current, which causes the current। अब ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको नोट कर लेना है। ज़रा इसकी डेफिनेशन को आप लोग नोट कीजिएगा। तो जी बेटा, डेफिनेशन आपने नोट की है कि आपको पता है हमने मोशनल ईएमएफ और फैराडे लॉ में नेगेटिव साइन है ना। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन। अब वो किसकी डायरेक्शन है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है इज ऑलवेज, हमेशा ऐसी ही होगी, सच एज टू ओपोज, कि वो करंट की जो डायरेक्शन है वो मुखालफत करेगी। ओपोज का मतलब है मुखालफत करना। किसकी मुखालफत करेगी? ओपोज द चेंज, उस चेंज की। अच्छा, इधर चेंज से क्या मुराद है? मैं इधर लिख देता हूं बच्चा। चेंज से मुराद है चेंज इन फ्लक्स। आपको याद है चेंज से क्या मुराद है? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स कांस्टेंट ना हो बल्कि चेंज हो। चेंज से मुराद चेंज इन फ्लक्स। अब जरा देखें, फ्लक्स या तो इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज तो तब चेंज आएगा। अच्छा, या तो फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज। दो ही सूरतों में चेंज आएगा ना। तो अब जरा दोबारा फिर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ज़रा तवज्जो करें। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज, हमेशा, सच एज टू ओपोज, मुखालफत करेगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा ओपोज करेगी, मुखालफत करेगी। किसको? उस चेंज को। इधर चेंज का मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ, मैंने अलग लिख दी है। चेंज का मतलब है चेंज इन फ्लक्स, कि अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसकी मुखालफत कैसे होगी? करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो फ्लक्स को कम करेगी। ये नेगेटिव साइन का यही मतलब था ना। इधर फैराडे लॉ में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइन का मतलब ये उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन हमेशा ओपोज करेगी, मुखालफत करेगी। किसकी? चेंज की। चेंज दो तरह से आता है।
अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसको कम करने की कोशिश करेगी, और अगर फ्लक्स कम होगा तो इसको ज्यादा करने की कोशिश करेगी। कौन? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विच कॉजेज द करंट, जो उस करंट की वजह बने। तो बच्चे इसमें एक बात तो आपने याद रखनी, चेंज का मतलब आपको समझ आ गया, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स कांस्टेंट ना हो, या फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन उसको कम करने की कोशिश करेगी, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। एक बात तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हम इंड्यूस करंट का जिक्र कर रहे हैं, तो करंट तो हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। तो एक और बात आपने ज़हन में रखनी है, एक बात तो ये है कि चेंज का मतलब चेंज इन फ्लक्स है। दूसरी बात कि जो इस लेंज लॉ के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है ना, तो लेंज़िस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन क्लोज सर्किट या क्लोज लूप कह सकते हैं आप, क्योंकि करंट तो क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा। क्लोज सर्किट का होना जरूरी है और फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल सर्किट क्लोज ना हो तो हम इमेजिन करेंगे कि सर्किट क्लोज है, तसव्वुर करेंगे, क्योंकि करंट तो फ्लो ही क्लोज सर्किट में करना है ना, तो सर्किट का क्लोज होना जरूरी और फ्लक्स का चेंज होना जरूरी। तो इधर डेफिनेशन में जो चेंज का लफ्ज है ना, इस चेंज से मुराद है चेंज इन फ्लक्स। ठीक हो गया। विच कॉजेज अ करंट, जो उस करंट की वजह बने। लेंज़िस लॉ में इस इधर ये पूरी इस लेक्चर का थीम जो है ना वो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन किसको शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन। 1834 रशियन फिजिकिस्ट भी किसी जगह पे लिखा है, किसी जगह पे जर्मन। तो बहरहाल हेनरिच लेंज साइंटिस्ट का पूरा नाम है। उसने एक सिंपल, फैराडे ने ईएमएफ की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। लेंज लॉ इस ईएमएफ की डायरेक्शन को डील करता है। याद रखिएगा कि लेंज़िस लॉ करंट की डायरेक्शन बताता है, ईएमएफ की नहीं बताता। लेकिन हमारी बुक में लिखा ना, इट डील्स विद द इंड्यूस करंट ओनली, नॉट द इंड्यूस ईएमएफ। तो लेंज़िस लॉ, जाहिर बात है ईएमएफ की वजह से ही करंट फ्लो करेगा ना। तो लेंज़िस लॉ डील्स विद, क्या लिखेंगे हम? इट डील्स विद इंड्यूस करंट ओनली। तो लेंज़िस लॉ इंड्यूस करंट को डील करेगा, इंड्यूस ईएमएफ को डील नहीं करेगा। ओके हो गया। सर्किट क्लोज होना चाहिए, इंड्यूस करंट को डील करेंगे हम। जो डेफिनेशन के अंदर चेंज का लफ्ज है वो चेंज इन फ्लक्स का जिक्र है। अच्छा, अब कुछ और बातें आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दो बातें आपने जहन में रखनी है जो अभी मैं डायग्राम बना के डिस्कस करूंगा ना। इसमें बेटा एक जिक्र आएगा नॉर्थ पोल का, एक साउथ पोल का। तो ये नॉर्थ पोल मैं बना देता हूँ, यानी कि नॉर्थ पोल की वजह से, ये देखें ये एन मैंने लिखा ना नॉर्थ, तो आप एन से ये याद रख लें, नॉर्थ पोल की वजह से करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हमेशा फ्लो करेगा। और साउथ पोल की वजह से, ये साउथ पोल है तो इधर करंट की डायरेक्शन यूं होगी। तो साउथ पोल की वजह से करंट हमेशा क्लॉकवाइज। तो आपने ये इस तरह याद रखना है, NASC। जहां पर भी नॉर्थ पोल होगा करंट की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। एन का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल। एन का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल। ए का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या चीज एंटी क्लॉकवाइज? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। और एस का मतलब क्या है? साउथ पोल। और सी का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। कौन क्लॉकवाइज? करंट क्लॉकवाइज। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। एन का मतलब नॉर्थ पोल है, एस का मतलब साउथ पोल है। तो जहां पर भी कॉइल में नॉर्थ पोल बनेगा करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगा, और अगर साउथ पोल बनेगा तो करंट हमेशा क्लॉकवाइज। तो ये बातें आप लोग नोट करें जी। तो अब मैंने डेफिनेशन और मेन बातें आपको बता दी हैं। आइए अब डायग्राम से समझते हैं। तो ये बेटा मेरे पास है एक बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट। इसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक हो गया। अच्छा, साथ में मैं बना लेता हूँ एक कॉइल को। तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये कॉइल आपके सामने मैं बनाता हूँ। तो ये है कॉइल, और जाहिर बात है सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है। तो मैं कॉइल के साथ एक अदद लगा देता हूँ जी गैल्वानोमीटर। तो ये बच्चे मैंने अटैच कर दिया कॉइल के साथ गैल्वानोमीटर। अच्छा, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, डेफिनेशन को आप समझना है जो नीचे थ्योरी है।
अब ये बार मैग्नेट जब तक तो रेस्ट में है, गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो सेंटर में रहेगी, तो ये बता रही है कि सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्थ पोल से लाइनें निकलेंगी तो सही, नॉर्थ पोल से लाइनें आउटवर्ड निकलेंगी, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि फ्लक्स का होना ज़रूरी नहीं है। आप ज़रा फिर गौर करें, चेंज इन फ्लक्स का होना ज़रूरी है। फ्लक्स आप बार मैग्नेट लेके आएंगे ना तो लाइनें तो निकलेंगी, फ्लक्स तो होगा, लेकिन फ्लक्स का होना ज़रूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी और सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी। इसी वजह से मैंने गैल्वानोमीटर लगा दिया। तो अब ज़रा तवज्जो करें, क्योंकि ये एक कॉइल है ना, कॉइल एक करंट कैरिंग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से कॉइल का एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल। अब ज़रा डेफिनेशन पे फिर गौर कीजिएगा, ये बातें आपने जहन में रखनी है। नॉर्थ पोल की वजह से एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल होगा तो क्लॉकवाइज, ये बातें मैंने आपको बताई। अच्छा, ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अब बच्चे देखें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज, हमेशा ऐसी होगी एज टू अपोज, वो मुखालफत करेगी किसकी, चेंज की। मैंने कहा था चेंज दो तरह से आता है, फ्लक्स इंक्रीज भी कर सकता है। तो अब जरा तवज्जो करें, जब मैं इस बार मैग्नेट को पुश करूंगा ना, इफ वी पुश द बार मैग्नेट, जब मैं इसको पुश करूंगा, बार मैग्नेट को आगे धकेलूंगा, तो बच्चे इस कॉइल में से गुजरने वाली लाइनें इंक्रीज करना शुरू कर देंगी। तो जब इंक्रीज करेंगी तो गैल्वानोमीटर की नीडल यूं डिफ्लेक्ट करेगी, ये बताएगी कि इसमें से करंट फ्लो किया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने बार मैग्नेट को पुश किया है कॉइल की तरफ, तो जब मैंने पुश किया तो फ्लक्स इंक्रीज किया, फ्लक्स क्या किया, इंक्रीज, तो चेंज आया। तो अब इसने चेंज को अपोज करना है, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये कॉइल चाहेगी इसको कम करना, यानी कि कॉइल अब इसको कम कैसे करेगी, जब ये मैग्नेट को, बार मैग्नेट को रिपेल करेगी। तो मुझे बताएं बार मैग्नेट को रिपल्शन कैसे मिलेगी, जब कॉइल की इस साइड पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, यानी कि जो बार मैग्नेट वाली साइड पे, अगर इधर नॉर्थ पोल बने और इधर क्या बन जाए, साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो जब मैं मैग्नेट को पुश करता हूं ना, तो ये कॉइल उसको पीछे धकेलती है, यानी कि पीछे। तो अच्छा, अब इसका उलट क्या है, नॉर्थ पोल की वजह से करंट कैसे होगा जरा बताएं, एन ए नॉर्थ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे इस कॉइल के अंदर आपकी बुक वाला लिखता है कि करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, जब करंट की डायरेक्शन आपने देखनी है ना, बार मैग्नेट वाली साइड पे देखेंगे तो असल में ये कॉइल ऐसे नहीं पड़ी, कॉइल तो यूं पड़ी है, तो बार मैग्नेट वाली साइड पे देखेंगे ना, करंट यूं फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप उल्टी साइड से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज आपको लगेगा, क्योंकि नॉर्थ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप उल्टी साइड से देखेंगे तो वो साउथ की वजह से क्लॉकवाइज बन जाएगा। जिस तरह आपके घरों में फैन लगे हुए हैं, अगर आप फैन को नीचे से देखें तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगता है, अगर आप अपने आप को छत पे लेके जाके सोचें तो आपको फैन वही क्लॉकवाइज बना हुआ दिखाई देगा। अब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप व्यू किस एंगल से कर रहे हैं। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा कब, व्हेन वी सी फ्रॉम द साइड ऑफ अ बार मैग्नेट, इस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज कैसे फ्लो कर रहा है, नॉर्थ पोल की वजह से। किसने कहा नॉर्थ पोल बनना है, क्योंकि फ्लक्स जब मैं इस मैग्नेट को पुश करता हूं ना तो फ्लक्स इंक्रीज करता है, यानी कि फ्लक्स में चेंज आया, तो इसने चेंज को ही तो अपोज करना है। तो ओपोजिशन तो तब भी होगी ना, नॉर्थ नॉर्थ को ही रिपेल करेगा, अपोज करेगा। तो जाहिर बात है कि कॉइल का एक फेस नॉर्थ पोल के तौर पर एक्ट करेगा, एक साउथ पोल के तौर पर। बात समझ आई। अच्छा, ये तो था जब मैं कॉइल को पुश कर रहा हूं, तो ये पुश को अपोज करेगा, पीछे धकेलेगा। इसका उलट क्या होगा, जब मैं इस बार मैग्नेट को पुल करूंगा, यानी कि इसको मैं अगर पुल करूं, खींचूं, पीछे की तरफ खींचूं, तो इस व्हेन वी पुल द बार मैग्नेट, पीछे खींचूंगा तो फिर भी चेंज आएगा। अब कौन सा चेंज आएगा, जब मैं पुश करता हूं तो फ्लक्स इंक्रीज करता है, तो वो इंक्रीज को अपोज कर रहा है। और अगर मैं बार मैग्नेट को पुल करता हूं, पीछे खींचता हूं, तो फ्लक्स डिक्रीज करता है। तो अब ये डिक्रीज को अपोज करेगा। मसलन कैसे, ये कॉइल जो फेस है ना इसका, कॉइल का, अब ये कॉइल को मैं पुल कर रहा हूं पीछे की तरफ, तो जितनी लाइनें इस कॉइल में से गुजरेंगी वो कम होना शुरू हो जाएंगी। अब वो उसको अपोज करेगा,
यानी कि कैसे अपोज, मैं इसको पीछे लेके आना चाह रहा हूं, कॉइल इसको खींचेगा, यानी कि कॉइल अपनी इस साइड पे साउथ पोल क्रिएट कर लेगा और इधर क्या क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। बात समझ आई। तो अब गैल्वानोमीटर की नीडल दूसरी साइड पे घूमना शुरू कर देगी। यानी कि इस पूरी थ्योरी से हमने ये सीखा कि अगर आप बार मैग्नेट को पुश करेंगे तो ये कॉइल उस पुश को अपोज करेगी, अगर आप पुल करेंगे तो उस पुल को अपोज करेगी। सादा देसी लफ्जों में, अगर आप बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आना चाहेंगे तो ये से दूर दूर भागेगी, यानी कि ये कॉइल इस मैग्नेट को दूर दूर फेंकेगी। अगर मैग्नेट दूर जाना चाह रहा है तो वो उसको करीब खींचेगी। बात समझ आ रही कि नहीं। यानी कि ये ऐसा ही है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, बात समझ आई, आप उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो आपको धक्के दे रहा है, लेकिन अगर आप अपना मुंह मोड़ के पीछे चले जाएं फिर वो आपकी कदर करना शुरू कर गए कि नहीं भाई आ जाओ। तो ये कॉइल और मैग्नेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब मैग्नेट कॉइल के करीब जाता है तो कॉइल उसे धकेलती है, पीछे धक्का देती है। जब मैग्नेट दूर भागना चाह रहा है तो उसे करीब खींचती है। यानी कि जो काम बार मैग्नेट ने करना है, कॉइल ने हमेशा उसको अपोज ही करना है। इट इज, उस करंट की डायरेक्शन हमेशा उसकी मुखालफत ही करेगी। किसकी, उस चेंज की। अगर फ्लक्स इंक्रीज होना चाह रहा है, यानी कि जब आगे की तरफ जाएगा पुश करेंगे तो कॉइल उसे धक्का देगी, नॉर्थ पोल इधर क्रिएट हो जाएगा। और अगर वो दूर जाना चाह रहा है, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो वो उसको चाहेगी अपने पास खींचेगी, साउथ पोल क्रिएट करके। तो ये तो थी सारी थ्योरी। बात समझ आई है। यानी कि आखिरी लफ्ज मैं बोलता हूं फिर दोबारा कि अगर मैग्नेट कॉइल के करीब जाना चाहता है तो वो उसे धक्का देगी, सही है, कॉइल मैग्नेट को धक्का देगी। अगर मैग्नेट दूर जाना चाहता है तो उसको अपनी तरफ बुलाएगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो खींचेगी कब, जब इस साइड पे साउथ पोल होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा और साउथ की वजह से करंट होगा क्लॉकवाइज। तो इस चीज को नोट करने से, तो जी बेटा आप ये बात याद रखिएगा कि लेंजीज लॉ के अंदर ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है। अब ये कैसे, एक पहले तो एमसीक्यूज आपने याद रखना है, उसके बाद ये दो डायग्राम इस तरह की आपकी बुक में बनी हुई है आखिरी दो पैराग्राफ के अंदर, जरा उस चीज पे गौर कीजिएगा कि इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई होता है। बच्चे आपको याद है, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। F इज इक्वल टू, चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट लेक्चर यही था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपने देखा था ना, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और थीटा कितना पुट करते थे हम, 90 डिग्री, और साइन 91 है, तो ये F इज इक्वल टू आई एल बी। राइट हैंड रूल आपको याद होगा। आपने इस रॉड को ज़रा देखिएगा, आप इस रॉड पे एक फोर्स लगाएं F, और इस रॉड को वेलोसिटी, ये इस फोर्स के साथ मैं लिखता हूँ FEXT, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ और ये रॉड वेलोसिटी V के साथ यूं मूव करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी V के साथ। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं। जब इस रॉड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशनल EMF में हमने पढ़ा था कि करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना, ये अपवर्ड है और इधर से यूं करंट की डायरेक्शन है, तो ये करंट की डायरेक्शन है जी एंटी क्लॉकवाइज। चैप्टर 15 का पहला ही टॉपिक था मोशनल EMF। राइट हैंड रूल F इज इक्वल टू ILB क्या कहता है, फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, दाएं हाथ की जो फिंगर है ना, वो किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। थंब किस तरफ होगा, करंट की तरफ। अब ये थंब ऊपर को करंट की तरफ, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब करंट की तरफ। अब ये करंट अपवर्ड है ना, ये करंट आई है जो मैंने रेड कलर से शो किया है इस रॉड के अंदर, और आपकी जो पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन। अब आप जरा देखें, ये पाम, फिंगर्स अंदर की तरफ, थंब करंट की तरफ, तो ये आपके दाएं हाथ की हथेली है, ये पाम है। तो एक मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड को इस तरफ खींचेगी, दिस इज FM। यानी कि मतलब इसका क्या है, आप इस रॉड को दाएं तरफ खींचना चाह रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ खींचेगी। ये लेफ्ट की तरफ, आप राइट की तरफ खींचना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स उसको राइट लेफ्ट की तरफ खींचेगी। तो आप अगर चाहते हैं ना कि ये रॉड मूव करता रहे, तो आपको जितनी ये मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है ना,
उसके इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स इस रॉड पे लगानी पड़ेगी। अब जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, वो है मैकेनिकल एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। अब जब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, जो मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं, इसको धक्का दे रहा हूं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। जब तक मैं इस रॉड को धक्का देता रहूंगा, करंट फ्लो करता रहेगा। इट मीन के मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दैट इज वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप चाहते हैं कि करंट फ्लो करता रहे, तो फिर आपको इसी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक एक्सटर्नल ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस रॉड के ऊपर। तो ये तो हो गया। अब आखिरी पैराग्राफ के अंदर कहता है जी सपोज। अच्छा बच्चे मैं पहले बता दूं, हम सपोज कर रहे हैं, फर्ज करें कि करंट की डायरेक्शन है जी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसे है? क्लॉकवाइज। ये अब ऐसा होता नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये दूसरी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। करंट एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करता है। अगर सपोज करें कि करंट फ्लो कर रहा है जी क्लॉकवाइज, मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या होगा बताएं जरा, क्या चेंजिंग आएगी? फिंगर्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में। तो थंब पहले ऊपर को था ना, अब नीचे को करेंगे। तो अब मैग्नेटिक फोर्स उधर को लगेगी, यानी कि ये वाली फोर्स इधर से खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना, जिधर को आप खींचना चाह रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फोर्स भी उस तरफ लगेगी। यानी कि ये नेट फोर्स दोनों, आप भी उस तरफ धक्का दे रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी उस तरफ लगाएगी। तो बस इसका मतलब तो ये है कि आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये रॉड तो खुद ब खुद ही मूव करता रहेगा। तो आपकी बुक वाला इस सिस्टम को कहता है, दिस सिस्टम इज अ सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम, खुदकार सिस्टम। यानी कि आपने सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी देनी है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो इंक्रीज करती जाएगी और ये रॉड खुद ब खुद ही मूव करता जाएगा। ऐसा होता तो नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मुखालफत कर रहे हैं। बात समझ आई? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले कहा था कि करंट एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करता है। ये तो हमने सपोज किया था कि अगर क्लॉकवाइज फ्लो करने शुरू कर दे तो फिर एक खुदकार सिस्टम बन जाएगा। एवर ट्रेवलिंग, खुद ब खुद ही मूव करता रहेगा, सेल्फ परपेचुएटिंग, खुद ब खुद ही। तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि करंट भी फिर क्लॉकवाइज फ्लो नहीं करता। तो यही तो मैं कहना चाह रहा था कि करंट एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करता है। तो बच्चे ये तो था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दें। अगर आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है ना, तो आप वीडियो को बैक पे जाके शुरू से फिर देख सकते हैं। ठीक है, एक दो मरतबा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।